हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। नए साल में मैं नई क्लास लेकर आई हूँ और आज हम व्याकरण में वाच्य पढ़ेंगे। वाच्य का शाब्दिक अर्थ होता है बोलना, बात करना या कथन। अब हम इस पे विचार करेंगे कि वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, ना। तो वाच्य हैं 3 प्रकार के होते हैं। एक कर्तृवाच्य, दूसरा कर्मवाच्य और तीसरा है रूप इसका भाववाच्य। अब इन तीनों में एक बात कॉमन होती है कि ये तीनों ही क्रिया जो है इन पर आधारित होती है, यानी क्रिया के रूप को देखकर हम इनकी पहचान कर सकते हैं। तो उससे पहले हम आप बात करते हैं कि इनका अर्थ क्या है। कर्तृवाच्य जिसमें कर्ता प्रधान हो, कर्ता प्रधान यानी कि इसकी क्रिया, इसका जो है वो कर्ता पर आधारित, कर्ता के अनुसार इसकी क्रिया लगेगी। ये है कर्मवाच्य यानी कर्म प्रधान, इसकी क्रिया कर्म के अनुसार लगेगी। और ये है भाववाच्य यानी भाव प्रधान। और भाव प्रधान में भी क्रिया भाव के अनुसार लगेगी। अब तीनों में ही कर्ता के अनुसार, कर्म के अनुसार और भाव के अनुसार, इनके अनुसार ही क्रिया लगेगी। तो जब हम इसको पहचानेंगे तो सबसे पहले हम क्रिया को देखेंगे। ठीक है, अब बात आ गई कि इनके उदाहरण हम देख लें तो हमें जल्दी से समझ में आ जाएगा कि ये कर्तृवाच्य को हम पहचानेंगे कैसे। तो सबसे पहले कर्तृवाच्य का उदाहरण ले लेते हैं। क्या है? कर्तृवाच्य में सिंपल वाक्य होते हैं, यानी सरल वाक्य होते हैं। जैसे हम साधारण बात करते हैं, राम खेलता है, बच्चे पढ़ते हैं, तो इसमें एक क्रिया भी साफ पता चलती है कि कर्ता पर आधारित है क्रिया। जैसे राम पढ़ता है, राम पढ़ता है। अब राम करता है, राम के अनुसार पढ़ता है लगा है। अब राम पुल्लिंग भी है और एक वचन भी है, और पढ़ता है में भी स्पष्ट हो रहा है कि पुल्लिंग और एक वचन है। तो इसलिए स्पष्ट हो गया कि राम पढ़ता है, राम के अनुसार क्रिया लगी है, इसलिए ये कर्तृवाच्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कर्मवाच्य की। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म पर आधारित तो होती ही है, इसमें कर्ता छिपा रहता है या फिर कर्ता लगाने के लिए हमें करण कारक का प्रयोग करना पड़ता है। आपको पता है कारक जब आपने पढ़े थे तो करण कारक में से या के द्वारा लगता है। तो कर्ता के साथ हम से या के द्वारा लगाकर वाक्य बनाएंगे। अब जैसे ये है राम पढ़ता है, तो इसको हम अगर हम कर्मवाच्य में बदलेंगे तो हम कहेंगे राम के द्वारा, राम के द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, पुस्तक पढ़ी जाती है। अब यहाँ स्पष्ट है कि राम के द्वारा को हमने हिडन कर दिया या साइड में कर दिया। अब वाक्य पुस्तक पढ़ी जाती है, अगर हम राम के द्वारा नहीं भी लगाएंगे तब भी ये वाक्य हमारा पूरा है
और हम स्पष्ट कह सकते हैं कि पुस्तक जो है वो कर्म है। राम के द्वारा पुस्तक पढ़ने का कार्य हो रहा है, यानी कि पुस्तक कर्म है और इसकी क्रिया कर्म पर आधारित है, पढ़ी जाती है। यानी पुस्तक स्त्रीलिंग है, एक वचन है, तो इसकी क्रिया भी पढ़ी जाती है, स्त्रीलिंग एक वचन में आई है, इसलिए स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि ये कर्मवाच्य है। ठीक है, अब हम बात करते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में ना तो कर्म प्रधान होता है और ना ही कर्ता प्रधान होता है। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ भाव ही प्रधान होता है। वो कैसे हम पता लगाएंगे? जैसे हमने एक उदाहरण लिया, दादी जी से चला नहीं जाता। दादी जी से चला नहीं जाता। अब यहाँ पे चला नहीं जाता, ये क्रिया है, लेकिन ये भाव प्रकट कर रही है तकलीफ का। ठीक है, अब यहाँ पे दादी जी से लगा हुआ है, करण कारक लगा हुआ है। यहाँ पे ये कर्ता होते हुए भी कर्ता प्रधान नहीं है, क्योंकि अगर हम क्योंकि दादी जी से चला नहीं जाता, चलने पर जोर दिया जा रहा है, उसके भाव पर प्रकट हो रहा है, भाव पर जोर दिया जा रहा है, उनकी तकलीफ पर जोर दिया जा रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ना तो ये कर्ता प्रधान है, ना ही कर्म प्रधान है। अब जो कर्म प्रधान भी नहीं होता, कर्ता प्रधान भी नहीं होता, उसकी क्रिया हमेशा भाव प्रधान होगी, और भाव प्रधान होने के कारण भाव प्रधान है ये। ठीक है, भाव प्रधान होने के कारण एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि भाव प्रधान भी हो गया, कर्म प्रधान हो गया, कर्तवाच्य हो गया, कर्ता प्रधान हो गया, लेकिन इनकी क्रिया जो है वो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि क्रिया के दो रूप होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। अब हम बात करेंगे कि इनमें क्रिया कौन सी लगती है। इनमें क्रिया के रूप को देखकर हम फौरन पहचान लेंगे, क्योंकि ये कर्ता है। कर्ता प्रधान में क्रिया दोनों ही रूप में लग सकती है। क्रिया के दोनों रूप हो सकते हैं, यानी अकर्मक भी हो सकती है और सकर्मक भी हो सकती है। क्रिया के दोनों रूप हो सकते हैं, किसमें? कर्तृवाच्य में। कर्तृवाच्य में दोनों रूप हो सकते हैं, क्योंकि इसमें कर्ता प्रधान तो है ही, लेकिन कर्ता प्रधान होने के साथ साथ कर्म के बिना भी वाक्य लग सकता है और बिना कर्म के भी। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है या राम पढ़ता है। अब पुस्तक लगी तो वो सकर्मक हो गया, और अगर राम पढ़ता है तो वो अकर्मक क्रिया हो गई। अब दोनों रूप हो सकते हैं, कौन कौन से? सकर्मक या अकर्मक। दोनों रूप किस में हो सकते हैं? कर्तृवाच्य में। अब बात करें कि कर्मवाच्य में कौन सी क्रिया लगती है, तो कर्मवाच्य जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि ये कर्म प्रधान है, और कर्म प्रधान का मतलब वो कर्म पर आधारित है, कर्म है इसीलिए वो सकर्मक है। तो यहाँ पर कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक ही लगती है, अकर्मक नहीं होती। कर्मवाच्य में क्रिया हमेशा सकर्मक ही होती है, क्योंकि ये कर्म प्रधान है। ठीक है, अब बात करते हैं भाववाच्य में। भाववाच्य में क्रिया में ना तो कर्ता होता है, ना ही कर्म प्रधान होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाववाच्य की क्रिया हमेशा अकर्मक रहती है। भाववाच्य में क्रिया
हमेशा अकर्मक होती है। हमेशा अकर्मक ही रहती है क्योंकि इसमें कर्म होता ही नहीं है। ठीक है, अब ये बात क्लियर हो गई कि क्रिया के कौन कौन से रूप कैसे आते हैं। कर्तृवाच्य में अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकते हैं। कर्मवाच्य में सिर्फ सकर्मक रूप ही होता है क्रिया का, और भाववाच्य में हमेशा अकर्मक ही क्रिया रहती है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं कि इनको पहचाना कैसे जाए। पहचानने की बात तो हो गई, लेकिन इनको परिवर्तित करना होता है। इनके प्रश्न जो है वो परिवर्तन के रूप में आते हैं। वाच्य परिवर्तन कीजिए। अवाच्य परिवर्तन तभी हो सकते हैं जब हम इसके नियम समझ लें या इसकी पहचान कर लें। अब पहचान तो हमें हो गई कि ये कर्तृवाच्य में कर्ता प्रधान है और क्रिया के ऊपर आधारित करता है। कर्मवाच्य में भी क्रिया कर्म पर आधारित होती है और इसमें क्रिया हमेशा सकर्मक रहती है। तीसरा, भाववाच्य में क्रिया भाव पर आधारित होती है और इसमें क्रिया हमेशा ही अकर्मक रहती है। ये बातें पता चल गई। अब हम इसको परिवर्तन करके देखते हैं कि वाच्य परिवर्तन कैसे करेंगे। वाच्य परिवर्तन, अब एक हमने उदाहरण ले लिया कर्तृवाच्य का। सीता खाना पकाती है। सीता खाना पकाती है, यानी कि यहाँ पर क्रिया सीता पर आधारित है। सीता करता है, सीता के अनुसार पकाती लगा है, यानी स्त्रीलिंग है, एक वचन है, और क्रिया भी स्त्रीलिंग एक वचन में आई है। तो ये तो स्पष्ट है कि ये कर्तृवाच्य है। अब कर्तृवाच्य को अगर हमें कर्मवाच्य में बदलना हो तब कैसे करेंगे। तो सीता जो करता है इसको हम नगण्य बना देंगे, यानी कि इसको हम मेन नहीं बनाएंगे। खाना पकाती है, खाना जो है कर्म है, इसको हम मेन कर देंगे। तो सीता के द्वारा, कर्ता में करण कारक लग जाता है तो से या के द्वारा हो जाता है। तो सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है। सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है। अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ये क्रिया खाना यानी कि कर्म पर आधारित है। खाना पुल्लिंग एक वचन हो गया और पकाया जाता है, यहाँ पर भी पुल्लिंग और एक वचन के अनुसार क्रिया लगी है, और ये स्पष्ट हो गया कि ये कर्मवाच्य है। अब हमने कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य में बदल दिया तो हमारा वाक्य बन गया। सीता खाना पकाती है से हमने कर दिया सीता के द्वारा खाना पकाया जाता है। अब बात करते हैं कि कर्मवाच्य अगर है तो कर्मवाच्य को हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, या फिर कर्तृवाच्य को हम भाववाच्य में कैसे बदलेंगे, ये भी देख लेते हैं। हमने जैसे सीखा था कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है ना। तो सीता खाना पकाती है तो ये तो कर्म प्रधान हो गया, लेकिन हम कहें कि सीता पकाती है। सीता पकाती है यानी कुछ भी पकाती है, तो ये तो हो गया कर्तृवाच्य, क्योंकि कर्ता प्रधान है इसमें। लेकिन इसको अगर हम भाववाच्य में बदलेंगे तो हम कहेंगे सीता के द्वारा पकाया नहीं जाता। सीता के द्वारा पकाया नहीं जाता। अब यहाँ पे सबसे पहले इसकी पहचान कर लेते हैं।
हमने बताया था कि भाववाच्य में क्रिया हमेशा अकर्मक होती है, तो यहाँ पे कर्म नहीं लगा। दूसरी बात कि यहाँ पर भाववाच्य में 3 बातें मुख्य होती हैं, मुख्य का ध्यान रखा जाता है। पहली बात तो ये कि इसकी क्रिया अकर्मक होती है। दूसरी बात कि इसकी क्रिया हमेशा एक वचन में रहती है, एक वचन में आ गया। और तीसरी बात ये कि इसकी क्रिया हमेशा पुल्लिंग में होती है, पकाया नहीं जाता। और नेगेटिव भी यानी कि नकारात्मक भी होती है। इसकी क्रिया एक वचन हो गई, पुल्लिंग हो गई और अकर्मक हो गई। ये तीनों बातें, तीनों शर्तें ये हमारा पूरा कर रहा है वाक्य, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये भाव प्रधान हो गया, ये भाव प्रधान हो गया। ठीक है। इसी तरह से आप अपनी पुस्तकों से, मैं पुस्तकों इसलिए कह रही हूँ कि एक ही पुस्तक पर आधारित ना रहें, और भी जैसे छोटे भाई बहनों की किताबें होती हैं या पड़ोस में कुछ बच्चे, उनकी अलग किताब होती है, तो व्याकरण की 3-4 पुस्तकें लो, उनमें से उदाहरण की एक लिस्ट बनाओ और हर एक भेद का के कम से कम आप 20-20 उदाहरण नोट करो और फिर उसको परिवर्तन करके देखो। तब आपको बारीकियां इसकी समझ में आ जाएंगी और इसका भेद अच्छे से समझ आ जाएगा, इसकी पहचान अच्छे से हो जाएगी। तब आप कभी भी इसमें भूल नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारा पाठ आज कंप्लीट हो गया। अब अगले वीडियो में हम एक दूसरा पाठ लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए बाय बाय।